आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक बेहतरीन चैप्टर जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सभी वो कंसेप्ट देखेंगे जो इस चैप्टर में दे रखे हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि व्हाट आर एसिड्स या एसिड्स क्या होते हैं और उनके टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे हम। तो एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट यानी कि खाने में जब हम खाते हैं तो एसिड्स क्या होते हैं? सोर होते हैं। एंड बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये सब चीजें हमने आगे लगाई हुई हैं, उन सब पे हम बाद में चर्चा भी करेंगे। तो पहले देखते हैं एसिड के टाइप कितने हैं। तो एसिड को मुख्यतः हम दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक है नेचुरल एसिड्स, दूसरा है मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स में वो एसिड्स आते हैं जिनको हम जनरली फ्रूट्स में देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये कीवी है इनमें, और इन सब में क्या है? नेचुरल फूड्स होते हैं, उनमें नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरा है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में कौन से एसिड्स होंगे? जो कि मिनरल्स के रूप में पाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे HNO3 है और सारे एग्जांपल हो सकते हैं जैसे H2SO4, HCl। ये सब मिनरल एसिड्स के एग्जांपल में आएंगे। HNO3 इज द एग्जांपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 है। अब देख लेते हैं हम बेसिस के बारे में। तो यहाँ पे बेसिस क्या होते हैं? बेसिस में होते हैं तो बेस क्या करता है? एक हमारा जो लिटमस पेपर है यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। वो कौन होता है? बेस। ये बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? बिटर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम बेसिस के, जैसे Na2CO3। ये क्या है? वॉशिंग सोडा का एग्जांपल है। एंड सेकेंड इज लाइम CaO। ये भी क्या है? एक बेसिस का एग्जांपल है। ग्रीन टी में भी क्या पाई जाती है? बेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो आप घर में यूज करते हैं, ग्रीन टी। अब देख लेते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या क्या हैं। तो आप अभी तक आपने अगर कॉपी पेन नहीं निकाला है तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहला देखते हैं हम, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स कैसे होते हैं? टेस्ट में सोर होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस के कलर को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में, और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये होते हैं बेसिस। तो आप इसको देखो ऐसे याद रखिए कि जो बेसिस है वो ब्लू है, तो यानी कि बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू करेगा। और इसका अपोजिट क्या रहेगा? एसिड रहेगा। तो एसिड क्या करेगा? लाल करेगा, और बेस क्या करेगा? ब्लू करेगा। बस। नेक्स्ट पॉइंट है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल डाई होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइचिन अ प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा डिवीजन। यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है ये प्लांट। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। थैलोफाइटा क्या है? डिवीजन ऑफ द प्लांट्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जब लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ना तो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो, तो उसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन करना। जब ना तो एसिडिक है सॉल्यूशन ना बेसिक है, तो उसका कलर कैसा होने वाला है? पर्पल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इंडिकेटर्स और दिए हैं जो कि है फिनोप्टोफिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इन सब के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वो है C20H14O4। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अभी आपके 10th में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी फिनोप्टोफिलीन का क्या कार्य है? इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में तो फिनोप्टोफिलीन क्या होगा? कलरलेस रहेगा, बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए एसिड में क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कैसा है, यानी कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है, पानी जैसा है। लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं
तो बेस में इसका कैसा सॉल्यूशन है, पिंक सॉल्यूशन है। तो यहां से हम देखो पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर हमारा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, इसीलिए हम इसको भी एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा एंड येलो कलर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में येलो कलर देगा। इसका फॉर्मूला है C14 H14 N3 NaO3S। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि मिथाइल ऑरेंज किस मीडियम में क्या कलर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर मीन्स खुशबू, जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। यानी हमने क्या पता किया कि ऑल्फैक्टरी सब्सटेंसेस उनको बोलते हैं जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। वनीला है, ऑनियन है या क्लोव है। क्लोव का मतलब होता है लौंग, आपने देखा होगा घरों में यूज करते हैं लौंग। लौंग को हम इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। तो देखते हैं क्या असर होगा ऑनियन पे, वनीला पे और क्लोव पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, यानी कि कैसे चेंज होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ऑनियन क्या करेगी, इट लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेगी, ये अपनी खुशबू को छोड़ देगी, बट रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ऑनियन जो है उसकी जो खुशबू बरकरार रहेगी, बट बेसिक मीडियम में क्या करेगी, ऑनियन अपनी खुशबू को छोड़ देगी, यानी उसकी जो खुशबू थी वो हट जाएगी। इसी तरीके से वनीला में देखते हैं, इट लूजेज इट्स स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में वनीला की खुशबू हट जाएगी एंड रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में उसकी जो खुशबू है वो रिटेन रहेगी, यानी बनी रहेगी। थर्ड देख लेते हैं क्लोव में, इवन क्लोव लूजेज इट्स स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिटेन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में उसकी खुशबू बनी रहेगी, बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, उसकी खुशबू हट जाएगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सेम पॉइंट्स के रूप में, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगाए हैं कुछ केमिकल्स के, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। थर्ड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है आगे भी, तो आप अभी से याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, तो KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH द होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH। तो ये आपके लिए क्या है, जरूर से याद होने चाहिए, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, ये आपके में एक एक्टिविटी दी है, और एक्टिविटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी को समझने वाले हैं हम अभी। तो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमको क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हमको जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं, और ऊपर से क्या करना है, हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। देखिए जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसमें रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। रिएक्शन होने के बाद में क्या है, हम यहाँ से एक पाइप के थ्रू इसमें से जो गैस निकल रही है उसको गैस को ले लेंगे, और यहाँ हम बीकर में एक सोप सॉल्यूशन पहले से ही रखेंगे।
जब यहाँ से देखो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से गैस निकल रही है, इन बबल से हमें पता लग जाएगा कि इसमें से गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब हमने क्या किया, इसके नियर एक कैंडल लेकर के आए। कैंडल लेकर के आने के बाद में हमें क्या पता चला कि जो गैस निकल रही थी वो एक बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, यानी वो पॉप साउंड में बर्न होती है, यानी पट पट इस तरीके की आवाज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है Zn प्लस H2SO4, यानी Zn प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी, हमने ये चीज़ सीखी कि जब हम एसिड को एक मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है। और हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो किसके साथ में बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में क्या होगी, पॉप साउंड निकालती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ में मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक्टिविटी में ये देखना है कि आपको 2 बीकर लेने हैं। उस 2 बीकरों में से आपको क्या करना है, ठीक है, आपको 2 बीकर लेने हैं। उन 2 बीकरों में आपको क्या करना है, एक बीकर में आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है और एक बीकर में आपको लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दोनों बीकर हमने ले लिए, 2 बीकरों में हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस एक्टिविटी को आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या करना है, 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डालना है दोनों में। यानी कि हमने 2 बीकर ले लिए, 2 बीकरों में हमने क्या किया, एक में हमने डाल दिया Na2CO3 और दूसरे बीकर में डाल लिया हमने NaHCO3। इनमें हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूटेड HCl डाल दिया दोनों बीकरों में। इसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हो चुकी है। तो रिएक्शनों को देख लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब 1 में क्या हो रहा है, Na2CO3 को हमने रिएक्ट किया HCl के साथ में, तो हमारा बन रहा है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी हमारा नमक बना, वाटर बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, NaCO3 को हमने रिएक्ट किया HCl के साथ में, तो क्या बना NaCl H2O एंड CO2, यानी कि हमारे रिएक्टेंट अलग थे लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बिल्कुल सेम बन रहे हैं। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई उसको हमने लाइम वाटर के साथ में क्या है, प्रोड्यूस करना है। तो CaOH का होल ट्वाइस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो हमें इसको किसके साथ में प्रोड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा बना CaCO3, और CaCO3 क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट बना, इसके अलावा H2O यानी कि वाटर बना। अब हमने क्या किया, ये जो प्रेसिपिटेट था यानी व्हाइट कलर का होता है ये, इसको हमने एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब देते हैं तो इसका जो व्हाइट कलर होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, और ये क्या हो जाता है, सोल्युबल इन वाटर, यानी कि फिर हमें व्हाइट कलर का यानी दूधिया रंग का दिखाई नहीं देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारी चीज थी। हमने एक बार और बताता हूँ, हमने 2 बीकर लिए, 2 बीकरों में हमने क्या रखा, सोडियम कार्बोनेट रखा और एक में रखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारी फॉर्मेशन क्या क्या हुई, NaCl बना, H2O बना, CO2 बना। इसके बाद में हमने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर के साथ में प्रोड्यूस किया। लाइम वाटर के साथ में प्रोड्यूस करने पे क्या बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना,
उसी वाइट प्रेसिपिटेट को अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है, वो सॉल्युबल हो जाता है, और सॉल्युबल होने के बाद वो क्या हो जाता है, CaSCO3 का होल ट्वाइस बन जाता है। अब इन सब एक्टिविटीज से हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, अगर उसको हम एसिड के साथ में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है, द एसिड्स और जो बेसिस हैं उनके साथ में जब रिएक्शन होगी तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि उन दोनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी एसिड और बेस मिले और क्या बन गया, न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई। तो बस इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां देखिए एसिड प्लस बेस यानी बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस एक ही बात है, गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर हमको मिलने वाला है कब, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। ठीक है, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, इस सब चीजों के बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं कि वो सॉल्ट जो बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, एसिडिक मीडियम का बनेगा, बेसिक बनेगा या न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए आप NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आई थिंक आपको होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स को देख लेते हैं हम कैसे एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। अब हमारे पास में एक एक्टिविटी है जो कि है 2.7, जरा देखते हैं क्या कहती है एक्टिविटी। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्लोली व्हाइल स्टीरिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है और एक बीकर में उसके साथ में क्या डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसको धीरे धीरे क्या करना है, हिलाना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज हैपेंड इन द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या हुआ ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो चलिए, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स, जो कॉपर ऑक्साइड थी वो क्या हो गई, डिसॉल्व। कॉपर ऑक्साइड का मतलब है CuO। ठीक है, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन कलर जो था उसका वो किस कारण से था, कॉपर 2 क्लोराइड के कारण से था। ठीक है, तो आप इसमें से क्या क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं एक्टिविटी का जो स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप बताएंगे कि जो कलर था वो कहाँ गायब हो गया और क्यों गायब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस, पहले क्या था, मेटलिक ऑक्साइड थे, अब ये क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इसको बेस इसको बेस के साथ में हमें रिएक्ट करना है। चलिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब बेसिस के साथ में रिएक्शन है, सिंस इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर या अन्य कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये एक बेहतरीन एक्टिविटी है, इसको आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, हमारे लिए एसिड्स और बेसिस में क्या चीजें कॉमन है। तो एक्टिविटी 2.8 देखते हैं, बेहतरीन एक्टिविटी है दोस्तों ये। इस एक्टिविटी में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपको ये सॉल्यूशन ग्लूकोज का लेना है, अल्कोहल का लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड का लेना है। अब देखिए मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में एक पुअर कंडक्टर, आप कोई रबड़ वगैरह ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे इसमें क्या है, दो आपको स्ट्रिप्स लगानी है। ये किस की होंगी, मेटलिक, कोई भी धातु की हो सकती है। ठीक है, इनमें से क्या आपको एक वायर लगाना है जो बल्ब से हमको जोड़ देना है।
अब क्या करेंगे बच्चों, इस बीकर में हम क्या है ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखेंगे। तो अब देखिए क्या है, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालना स्टार्ट किया। तो देखो जब यहां तक ये एसिड भर जाएगा, ठीक है, अब एसिड आने के बाद में क्या होगा, हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से जो बल्ब था वो जल गया, बल्ब जल जाएगा। किन किन में जलेगा, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड में भी जल जाएगा। बट जब मैं यहाँ पे ग्लूकोज डालूंगा, मैं यहाँ पे ग्लूकोज डाल रहा हूं, तो ग्लूकोज डालने पे बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, यानी नहीं जल रहा है बल्ब, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड में जल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप एल्कोहल डालोगे तब भी नहीं जलेगा बल्ब, यानी एल्कोहल में भी नहीं जलने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इससे हमने क्या चीजें सीखी। हमने ये चीज सीखी, ग्लूकोज इन एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और एल्कोहल के जो सॉल्यूशन थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब बल्ब जला इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन था उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशंस बाय आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो वो कैरी किया थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ आयंस, एसिड सॉल्यूशन के जो आयंस थे उन्होंने उसको कैरी किया। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब हमने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड से तो जो कैरी करने का जो काम होता है वो तो होता है करंट का, बट अन्य सॉल्यूशन से नहीं होता है। जबकि इन दोनों में देखिए आप एक चीज कॉमन देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन कॉमन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन कॉमन होती है। पर तब फिर भी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या दोनों कोई सा भी ले सकते हैं, उनमें से क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बट अन्य से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। एक एसिड को और एक बेस को एक वाटर सॉल्यूशन में हम कैसे देखेंगे, तो ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज भी बोलते हैं, और एल्कलीज को हम क्षार भी बोलते हैं। ठीक है, बट अब आपसे पूछेगा क्या ऑल बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं? नो, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेसिस डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर में, सिर्फ कुछ ही बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, अब देखते हैं H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स अस H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, सेकंड देखते हैं HCl प्लस H2O हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर गिव्स अस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन देंगे और Cl नेगेटिव आयन देंगे। जब NaOH को किसमें डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वो आयनाइज होगा Na पॉजिटिव के रूप में और OH नेगेटिव के रूप में। इसी तरीके से KOH एंड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अब देखो हमें डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट का मतलब होता है उसकी शुद्धता को कम करना। ठीक है, उसकी शुद्धता को कम करना, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं उसी तरीके से होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस, यानी एसिड और बेस को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पे, ये देखिए यहां पे हमने दो बीकर्स लिए हैं और एक में है कंसंट्रेटेड और एक में है डाइल्यूटेड। जो डाइल्यूटेड है उसका रंग जो है वो हल्का लाल है और कंसंट्रेटेड का रंग जो गहरा लाल है। इनमें अंतर क्या है, अब हमारे पास में फॉर सपोज आप मान लीजिए हमारे पास में दो बीकर्स में एक में एसिड है एक में वाटर है। अब आपसे बोला कि हमको, और हमारे पास एक बीकर और है, ठीक, अब आपसे बोला कि हमको डाइल्यूट करना है, यानी डाइल्यूशन के लिए बोला गया। अब हमको क्या करना है, हमसे अगर बोला गया तो हमको क्या एसिड में पानी डाल देना है या वाटर में एसिड डालना है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। लैब में भी जब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड में वाटर नहीं डालते, एसिड में वाटर नहीं डालते, लेकिन वाटर में हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं। कितना सा?
थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया, 50 ml वाटर लिया, 50 ml वाटर में हमने क्या किया, 5 ml एसिड डाल दिया, 5 ml एसिड डाल दिया, तो क्या हो गया, ये तो डाइल्यूशन हो गया। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 50 ml एसिड हो और आप 5 ml वाटर डाल दें, तो ये गलत प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस जो होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है बच्चों। और क्या होता है कि जो बीकर होगा वो टूट भी सकता है, और आपके जो सर होंगे वो आपको पीट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पिटाई पिटाई खाने का एक सबसे अच्छा रास्ता होता है कि जो बच्चा, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि वहां क्या लैब में आग भी लग सकती है इस चीज से, तो ऐसा आप कतई ना करिए कि आप एसिड में वाटर मिलाइए, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन का और एसिड बेसिस का मतलब समझ में आ गया होगा, तो अब ऐसा मत करना कभी भी। आगे देखते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस सॉल्यूशन है, अब देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बस हम जीभ पे रख के देख सकते हैं या खा के पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना पावरफुल है। तो क्या है, उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो मेनली हम 4 टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल, ऑल्फैक्टरी, सिंथेटिक एंड यूनिवर्सल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेचुरल में क्या होता है। नेचुरल जो भी है वो हमको कहाँ से प्राप्त होंगे, सीधी सी बात है कि नेचुरल है तो नेचुरल नेचर से प्राप्त होंगे, तो नेचर से प्राप्त होते हैं। तो ये एसिड्स हैं और ये बेसिस हैं, और ये मैंने अभी बताया था कि किससे प्राप्त होते हैं, थैलोफाइटा डिवीजन के एक प्लांट से प्राप्त होते हैं। और जो लिटमस होता है वो ओरिजिनली कैसे रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके अलावा आपने हल्दी देखी होगी अपने घरों में। हल्दी भी क्या होती है, एक तरीके से इंडिकेटर का काम करती है। जब आपके किसी भी कपड़े पे हल्दी से खाना वगैरह आप लगा लेते थे, तो उसमें जब साबुन लगाते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता था। तो जब हम बेस लगाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसीलिए क्या है, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। ऑल फैक्ट्री, तो ऑल फैक्ट्री हम पहले बता भी चुके हैं आपको, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, ऑल फैक्ट्री का मतलब है उनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो मिक्स किए जाते हैं। तो देख लेते हैं ओनियन का, ओनियन में क्या रहने वाला है। ओनियन को जब एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, डज नॉट चेंज इट्स स्मेल, ओनियन की स्मेल चेंज नहीं होगी। बट हम जब बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, बेस में इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है वनीला, वनीला का क्या होगा, डज नॉट वेनिश, यानी कि एसिड में तो ये इसका जो खुशबू है वही रहेगा, बट स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेस इन बेस, बेस में इसकी खुशबू होगी जो चेंज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होते हैं, जो जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। अब देखिए, सिंथेटिक में फिनोप्थोफिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं। तो फिनोप्थोफिलीन का जो कलर है वो कैसा होता है, एसिड में स्टेज कलरलेस, यानी कलरलेस रहेगा, और पिंक हो जाएगा इन बेसिक नेचर, यानी बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज का क्या है, टर्न्स येलो इन बेस एंड रेड इन एसिड, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल, देखो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है पीएच, क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल हमको क्या बताता है, देखो बहुत सारी चीजें हम ये तो बता सकते हैं कि ये एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई, यानी जो हमने जो पहले जो चीजें देखी थी, यानी फिनोप्थोफिलीन या मिथाइल ऑरेंज देखा था, उसमें से क्या है, आप ये तो बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक स्केल है, उसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक रहता है, स्ट्रांगली एसिडिक में लेमन भी आ सकता है आपका, और गैस्ट्रिक जूस जो आपके पेट में निकलता है, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके कहाँ स्टमक में निकलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका जो पीएच है वो कितना होता है, 1.2 के आसपास। ये वीकली एसिडिक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 7, 7 को क्या बोलेंगे हम, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल। यहां से देखो, इधर से अगर हम लेफ्ट की साइड में जाएं तो ये एसिडिक हैं और ये हमारे हैं बेसिक, और ये 7 जो है वो है हमारा न्यूट्रल, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम 6 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर। और जब हम 7 से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता है? हमारा बेसिक बढ़ता है। तो बेसिक करेक्टर हमारा बढ़ेगा 14 की तरफ जाने पे। एसिडिक की तरफ जाने पे क्या बढ़ेगा? 0 की तरफ जाने पे क्या बढ़ेगा? एसिडिक करेक्टर। ठीक है। तो अमोनिया है, वेरी अल्कलाई है, इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 12 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास होता है। तो यहां देख लेते हैं, चलिए। गैस्ट्रिक जूस का पीएच हमारा 1.4 के आसपास होगा, लेमन जूस का 2.2 के आसपास। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि प्योर ब्लड का पीएच कितना होता है। तो प्योर ब्लड का पीएच होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 के आसपास होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था पीएच वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब देखो जो पीएच था उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो देखो ये क्या, रेन जो होती है, रेन में इफेक्ट करता है ये। तो जब, ठीक है, तो पीएच क्या करता है, रेन वाटर में जब हमारा जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन का मतलब क्या है? जब आपकी जो बरसात होती है, जो पहली बरसात होती है सीजन में, वो जनरली एसिड रेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पीएच इन आवर सॉइल। अब देखो क्या है कि जब हमारी एसिड रेन हो गई, एसिड रेन होने के बाद में क्या है, वो जो पानी है वो कहाँ गया? प्लांट्स में गया, सॉइल में गया और नदियों में गया। तो वो क्या करता है? एक्वाटिक एनिमल्स को और पेड़ों को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेड़ बहुत कम पीएच पे तो जिंदा रह पाए, इसीलिए क्या होता है, वो सॉइल को भी खराब करता है। तो और इसके अलावा हम देखते हैं पीएच का यूज तो कहाँ पे होता है? आंट एसिड्स। जब हमारी ये आंट एसिड क्या है, ये कोई आंट एसिड्स का मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है आपका, आप जब खाना खाते हैं तो आपके क्या बन जाती है? गैस, यानी कि एसिडिटी। और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या खाना पड़ता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीएच का जो रोल है वो कहाँ है? पीएच क्या करता है? हमारे दांतों को खराब करता है। कैसे करता है? कीड़े लगाता है। क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है क्योंकि आप क्या खाते हो? मीठा। मीठा खाने से क्या होते हैं? दांत खराब होते हैं। अब क्यों होते हैं? देखो, जो दांत है ना हमारे, तो हम जब मीठा खाते हैं तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। पीएच वैल्यू कितना हो जाता है? कम। और कितना कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे टूथ के एनेमल को धीरे धीरे कोरोड करता है, यानी खराब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो सब, अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारी बॉडी में, तो वो क्या है? हमारे दांत का एनेमल है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एसिड्स हैं और एसिड्स के क्या हैं? सोर्सेज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा एसिड्स का क्या नाम है। तो नेचुरल सोर्स विनेगर, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक, कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एंड नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इन सबको आप नोट डाउन जरूर करते चलें। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी एसिड हम किसी भी पीएच का मिला लें तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो इंग्रेडिएंट था, यानी कि रिएक्टेंट था, वो किस तरीके का था। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखिए एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहां देखिए ये है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। लेकिन जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का तो बनेगा, उसी कैटेगरी का हमारे पास में क्या बनने वाला, सोल्यूशन बनने वाला। तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, वो बेसिक नेचर का बनेगा, यानी कि जो हमारा सॉल्ट है वो बेसिक नेचर का बनने वाला है। तो बस ये याद रखना है, जो चीज मजबूत है वो बनने वाली है लास्ट में, यानी उसी तरीके का सॉल्ट बनने वाला है। चोल एल्कली प्रोसेस ये देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, sodium chloride means brine, it decomposes to form sodium hydroxide. Chlorine gas is given off at anode and hydrogen gas at cathode. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एनोड पे होती है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे आ जाती है। ये इसकी रिएक्शन है, इसको आप लिख लीजिए। 2NaCl plus H2O gives us 2NaOH plus Cl2 plus H2। ठीक है, ये आपके पास में मान लीजिए ये एनोड है और ये है कैथोड। तो आप बताइए कि एनोड पे क्या आएगा एंड कैथोड पे क्या आएगा। इस वाली प्रोसेस को आप लिख जरूर लें। चलिए आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग लाइन। स्लैग लाइन इज CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रोड्यूस्ड होता है किससे, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। ड्राई स्लैग लाइन पे हमें क्या करना है, क्लोरीन का एक्शन कराना है। तो देख लेते हैं, CaOH द होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स अस CaOCl2 प्लस H2O, तो वाटर के फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग देखो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आप सीधे लिख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। नंबर थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको फ्री फ्रॉम जर्म्स करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaHCO3। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोरीन एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके लिए क्या है, आपको सोडियम एंड क्लोरीन का रॉ मटेरियल यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NH3 क्या है, अमोनिया। तो क्या बनेगा आपके पास में, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 का फॉर्मेशन होने वाला है। देखिए अब क्या है, हमने NaCO3 जो है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया। क्या किया, हीट किया। तो हीट करने से क्या हुआ, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा का यूजेस देखने हैं। तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज होगा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होगा। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स। एंटासिड्स वो चीजें होती हैं जिनको हम गैस जो हमारे पेट में बनती है उसके लिए हम यूज करते हैं, तो उसको एंटासिड्स बोलते हैं। और नंबर लास्ट है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, आपके जो हॉस्पिटल वगैरह में आप देखते हैं इस तरीके के लाल लाल टैंकर टाइप होते हैं, जो कि इसमें आग बुझाने के लिए जो काम आते हैं, उनको फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। उसमें भी इसका यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उन सब में हम एक वीडियो बना देंगे कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डॉट में आ जाएगा। बस देखो रिएक्शन में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या है, Na2CO3 प्लस H2O है 10H2O, और यहाँ पे क्या है, डॉट 10H2O है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी है। तो वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में काम आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इट कैन बी यूज एज द क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप घर में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द परमानेंट हार्डनेस, यानी परमानेंट हार्डनेस को वाटर की हटाने के लिए भी इसका यूज होता है, वाटर वॉशिंग सोडा का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, कि वॉशिंग सोडा का यूज किसमें होता है, तो परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए। तो देखो लास्ट में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस POP।
तो यहाँ पे इसकी कहानी देख लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K यानी केल्विन, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी हाफ वाटर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो हाफ है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम POP बोलते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स अस CaSO4 डॉट 2 H2O। तो ये हमारा POP है और ये हमारा क्या बन गया, जिप्सम का फॉर्मेशन बन गया। अब देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज कहाँ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, आप डेकोरेशन वगैरह में, और जो सर्फेसेज हैं उनको स्मूथ करने में भी यूज होते हैं। जैसे आपके घरों में जो POP होती है उन सब में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तुरंत से, और जिससे कि आपको अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।